कल हम लोग बात कर रहे थे आपका अटेम्प्ट पे, और अटेम्प्ट पे बात करते हुए बात यह आई थी कि हत्या का प्रयत्न और अन्य ऐसे प्रयत्न जिनके लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में नहीं दिया गया है, इन दोनों के बारे में पूर्व में अंतर समझा जाता था, और वो अंतर काहे पर? डेफिनेशन पर आधारित था। क्योंकि 511 या धारा 62 प्रयत्न की जो परिभाषा देती है, वो परिभाषा ये कहती है कि जबकि व्यक्ति ने अपराध करने की दिशा में कोई काम कर दिया, और अपराध करने की दिशा में कोई काम कर दिया मीनिंग देयर भाई अपराध का होना अभी दूर है। अपराध जहां पर होगा उससे ठीक पहले वाला काम किया हो ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ अपराध की दिशा में एक कदम बढ़ाया है और प्रयत्न माना जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कह रही कि प्रयत्न उसने किया है और अपराध की दिशा में किया है। दो ही चीजें जरूरी बता रही कि व्यक्ति प्रयत्न करे और अपराध की दिशा में करे, और जबकि हत्या का प्रयत्न अपने में जो कहता है वो पूर्व से लेकर आज तक वही कहता है, और जो कुछ हत्या के प्रयत्न में लिखा है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे आशय और ऐसे ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थितियों में कोई ऐसा कृत्य करता है जिसका परिणाम मानव मृत्यु हो सकती है, और ये मानव मृत्यु यदि हत्या मानी जाए मृत्यु होने की दिशा में, किंतु मृत्यु न हो, तो उसका कार्य हत्या का प्रयत्न यह माना जाएगा। यानी परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें मृत्यु व्यक्ति की लगभग निश्चित हो, और यहीं से समस्या पैदा होती थी जिसका जिक्र कल किया हमने कि जब हत्या के प्रयत्न के मामलों में असंभव काम यह किया जाता था, यानी जिस कार्य से मानव मृत्यु हो ही नहीं सकती थी, जब उस काम को किया जाता था तो चूंकि हत्या के प्रयत्न की परिभाषा अलग से दे रखी थी, इसलिए हत्या के प्रयत्न को 62 या 511 इसके आधार पर देखा नहीं जा सकता था। जो एकेडमिक समस्या पैदा होती थी वो समस्या एकेडमिक ये थी कि हत्या का प्रयत्न अलग से डिफाइन है, तो इसलिए आप 511 की डेफिनेशन को वहां लागू नहीं कर सकते। हत्या की डेफिनेशन के आधार पर ही हत्या के प्रयत्न को देखना पड़ेगा, और जब हत्या की डेफिनेशन के आधार पर आप हत्या के प्रयत्न को देखेंगे तब जो स्थिति उभरेगी वो स्थिति यह है कि यदि असंभव काम करने का प्रयत्न किया गया, मीनिंग देयर बाय यदि काम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती है, तो व्यक्ति को हत्या के प्रयत्न का दोषी मानना कठिन हो जाता था। उदाहरण के लिए हमने कल चर्चा की थी कि इनफैक्ट तो चीनी है, लेकिन आपका विश्वास यह है कि यह जहर है और आप मिस्टर ए को दे रहे हैं, तो परिस्थितियां ये बिल्कुल नहीं है। आपका आशय और आपका ज्ञान है, ठीक है, कि ये जहर है और हम इससे मारेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं है कि यदि मिस्टर ए की मृत्यु हो जाए तो मिस्टर ए की हत्या आपने की है ये मान लिया जाए। परिस्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं।
क्योंकि आपने मिस्टर ए को मारा है चीनी देकर। इसके लिए तो जानना यह जरूरी होगा कि मिस्टर ए को कोई ऐसी बीमारी है कि वो चीनी देने से मर जाएंगे, और तब आपकी इस सबस्टेंस के बारे में जो जानकारी चाहिए वो चीनी की नहीं, वो संख्या की नहीं, चीनी की ही पर्याप्त। और चूंकि ऐसा होता नहीं था, इसलिए इस बात को कहने में बड़ी कठिनाई होती थी। कम से कम हमें तो होती थी। हमने आपसे कल भी कहा कि हमने 20 बार यह सवाल गलत किया कि हमें तो यह कहने में बड़ी कठिनाई होती थी कि इस व्यक्ति ने, जिसने संख्या के धोखे चीनी दी है, यह हत्या के प्रति का दोषी है। हम तो कही नहीं पाते थे। लेकिन एक समस्या और पैदा हो जाती थी यहीं पर कि क्रिमिनल लॉ, इसका अपना सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को दंडित किया जाना है ताकि उसमें सुधार आए। यह व्यक्ति अपनी समझ में तो संख्या ही दे रहा है, ये चीनी तो नहीं दे रहा, ठीक है। अपनी समझ में तो यह संख्या ही प्रशासित कर रहा है, यानी जहर ही दे रहा है एक को। तो हम ये कैसे मान लें कि यह निर्दोष है? और अगर हम ये माने कि 307 ही हत्या के प्रति को लागू होगा, तो 307 एग्जैक्ट लागू नहीं हो पा रहा, और ये इस व्यक्ति पर हम हत्या के प्रति का अभियोग नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? ये असंभव काम करने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता। और 511 या 62 इस हिसाब से हम इस प्रश्न को देख नहीं सकते, ठीक है। अगर 62 या 511 इस आधार पर इस प्रश्न को देखने की इजाजत हमें मिल जाए, तब तो बात बन गई है। क्योंकि 62 या 511 के साथ जो दो दृष्टांत दिए गए, वे असंभव काम इसी को करने के संबंध में, ठीक है। और वहां यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि अपराध करने की दिशा में कोई काम ये कर दिया गया, वो कोई काम अपराध की पूर्णता से ठीक पहले का काम है, न तो ये आवश्यक है सेक्शन के मुताबिक, और न वहां वैसा अपेक्षित है। तो अगर 62 के हिसाब से हम देखें, तब तो ये संख्या देने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो कि चीनी संख्या के स्थान पर इन्फेक्ट दे रहा है, लेकिन अपनी जानकारी में संख्या दे रहा है, यह हत्या के प्रति का दोषी ठहरता है। लेकिन चूंकि 62 तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हत्या का प्रश्न अलग से परिभाषित है। और 62 कहती है कि जब कोई प्रश्न किसी सेक्शन में दंडनीय बनाया ही ना हो, और एक कारण और भी है, वो कहती है आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध सिर्फ इसी को 62 लागू होगा, जबकि हत्या के प्रश्न में आप जानते हैं मृत्युदंड भी है, ठीक है। वहां तो मृत्युदंड भी प्रोवाइड था एक दंड के रूप में, इसलिए भी 62 लागू नहीं, इसलिए भी 62 लागू नहीं। और ये एनामोली है, लंबे समय तक चली है, और इसमें असंभव काम अगर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो कर्ता को हत्या के प्रति का दोषी मानना बेहद कठिन हो रहा था। और इसी विषय पर आप अपनी किताबें देखेंगे तो विभिन्न उच्च न्यायालय भी अलग अलग मतों के रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है, कि हत्या के प्रश्न में हम क्या ये माने
कि अन्य प्रयत्नों की भांति जो अन्य प्रयत्न मीनिंग देर भाई, जो अन्य प्रयत्न धारा 62 में प्रावधानित है या 511 में प्रावधानित है, उन प्रयत्नों की तरह ही अपराध करने की दिशा में एक कदम भी अगर बढ़ जाया जाए तो अपराध का प्रयत्न कर्ता ने कर दिया, क्या ऐसा माना जाए? क्या इस स्टैंडर्ड को हत्या के प्रयत्न के संबंध में लागू किया जाए? और उच्च न्यायालय एकमत नहीं हो पा रहे थे और हो भी नहीं सकते। कोई बुद्धिमान आदमी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कठिनाई है, और फिर ओवरऑल संतुष्ट भी नहीं हो पाएगा, समाधान भी नहीं और संतोष भी नहीं। क्यों? क्रिमिनल लॉ यह कहता है कि मापदंड कौन होगा? आप। ठीक है, अपराध का मापदंड परिणाम नहीं है, आपका दुराशय यह है मापदंड। आप मारना चाहते थे, नहीं मरा, तो आप निर्दोष हो गए। ठीक है, फिर तो सभी को छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, मापदंड क्रिमिनल लॉ में आपका आशय है। ठीक है, यहां कहते हैं एक्टस रियस नहीं, मेंस रिया, यह है दायित्व का आधार। कर्तव्य को तो हम देखेंगे ही नहीं, वो निर्दोष था या दोषपूर्ण, क्योंकि कृत्य तो स्वयं में कुछ हो ही नहीं सकता। आपने किसी को स्वर्गारोहण या स्वर्ग दिलाने के लिए हत्या की, ये क्यों की पता नहीं, दंड तो आप पाएंगे, तो परिणाम नहीं, आशय देखना होगा। और आशय इस व्यक्ति का जो संख्या के धोखे चीनी दे रहा है बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी दशा में हमने आपसे कहा था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 307 यानी हत्या के प्रयत्न के संबंध में और अन्य प्रयत्नों के संबंध में विधि में एक रूपता स्थापित कर दी। और जब विधि में एक रूपता आ गई तो आज की डेट पर जो प्रयत्न को हम परिभाषित करते हैं वो 62 के स्टैंडर्ड से ही परिभाषित करते हैं कि अगर अपराध करने की दिशा में एक कदम भी आप बढ़ गए तो आपने संबंधित अपराध का प्रयत्न किया है। ठीक है, क्योंकि 307 में भी तो यही कहता है, इस आशय से, इस ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों के अधीन। ठीक है, तो परिस्थितियों के अधीन जो उसने संख्या समझकर चीनी दी है तो ठीक है, इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, ये सही है। लेकिन प्रयत्न स्वयं में माना कब जाए? उसी क्षण जबकि जो प्रयत्न की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। ठीक है, प्रयत्न ये भी शून्य से उच्चतम शिखर तक यानी पूर्णता से ठीक पहले तक यह पूर्णता तक पहुंचेगा, और ये पूर्णता तक पहुंचने में कभी भी असफल भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रयत्न कहलाता ही प्रयत्न इसलिए है क्योंकि वो पूर्णता से पूर्व है और वो कभी भी असफल हो सकता है। लेकिन अगर उसकी असफलता आपके नियंत्रण के परे परिस्थितियों के कारण है तो वो असफल भले ही हो जाए, लेकिन आपके दायित्व में कोई कमी न्यायोचित ढंग से
की नहीं जा सकती, तो सही डेफिनेशन यही हो सकती है कि जैसे ही अपराध करने की दिशा में आपने कोई काम किया, अच्छा कोई काम करना जरूरी क्यों? इसलिए क्योंकि कोई काम करने से पूर्व मसला तैयारी पर ही रहेगा, और तैयारी देखकर यह तय नहीं हो सकता कि आप क्या करने वाले हो, यह तय नहीं हो सकता, क्योंकि निर्दोष और दोषी दोनों कामों को करने के लिए एक जैसी तैयारी ही चाहिए। अगर आप देश के दुश्मनों की हत्या करना चाहते तो भी हत्या का सामान तो चाहिए, और अगर आप देश के नागरिकों की हत्या करना चाहते तो भी हत्या का सामान तो चाहिए। तो तैयारी कुछ तय नहीं कर सकती, और क्रिमिनल ना, इसमें व्यक्ति की दोषसिद्धि कब होगी? जबकि व्यक्ति का दोष युक्ति युक्त संदेहों के परे साबित हो जाए। तो किसी को प्रश्न का दोषी ठहराने के लिए कुछ तो चाहिए, जिसके आधार पर हम कॉन्क्लूसिवली ये कह पाए कि नहीं, आपने तैयारियां निर्दोष कृत्य को करने के लिए नहीं की थी, आपने तैयारियां वो आशय जो आपराधिक था अपने मन में धारण करने के उपरांत उस आशय की पूर्ति के लिए साधनों के संकलन के रूप में की थी, और इसका सबूत यह है कि आपने उसी दिशा में कुछ न कुछ कर दिया है, तभी तो दोषसिद्धि हो पाएगी, अदरवाइज कैसे हो सकती है? तो अगर सारी बातों का ख्याल किया जाए तो प्रश्न की सर्वाधिक बेहतर जो डेफिनेशन हो सकती है वो यही हो सकती है कि अपराध करने की दिशा में कुछ कर देता है, और वो शर्त संख्या और चीनी के मामले में भी पूरी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति हत्या के प्रति का दोषी आज की तिथि पर इस दृष्टांत में, जबकि वो असंभव करने का प्रयत्न कर रहा है, तो भी मान लिया जाता है। लेकिन आपसे कल ही यह भी चर्चा हुई कि जो शुद्ध असंभव है, अगर उसे करने का आप प्रयत्न कर रहे हो तो आप मूर्खता कर रहे हो, और मूर्खताओं पर कानून ध्यान नहीं देता, बेहूदगियों और बदतमीजियों पर कानून ध्यान नहीं देता। सेक्शन 95 आईपीसी था, ठीक है ना, आपकी बेवकूफियों पर कानून ध्यान थोड़ी देता है। अब शुद्ध असंभव हम उसे हत्या का प्रयत्न करने वाला नहीं मान सकते जो जादू टोने से किसी की हत्या करने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, उसे हम हत्या का प्रयत्न करने वाला नहीं मान सकते, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य जानता है यह संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्थिति यह है कि वो दूषित आशय मन में धारण करने के बाद अपराध करने की दिशा में कुछ कर रहा है, तो फिर भले ही वो जो कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है वो असंभव ही हो, लेकिन उसे जानकारी नहीं है कि वो असंभव है, उसकी जानकारी डिफरेंट प्रकार की है, और इसको हत्या के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। और शेष प्रश्नों के संबंध में तो स्थिति क्लियर है ही दृष्टांतों के माध्यम से, कि जैसे ही आपने कुछ भी अपराध करने की दिशा में कर दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है, और आप अपराध करने के प्रयत्न के दोषी माने जाएंगे। और 62 में वर्णित अपराध, इसे करना यदि आप दुष्प्रेरित करोगे तो आप भी इसी सेक्शन में दंडित किए जाओगे, ठीक है, क्योंकि लिखा है कि जो ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करता है जो आजीवन कारावास या
कारावास से दंडनीय है, और जिसके लिए कोई अभिव्यक्ति उपबंध इस संहिता में नहीं है। साथ ही जो ऐसा अपराध कारित करने का प्रयत्न करता है, ये लाइन दुष्प्रेरक के लिए है, तो 62 में वर्णित अपराध जो दुष्प्रेरित करेगा उसका दायित्व भी यही निर्धारित किया जाएगा। ये 511 यह धारा 62 पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी। अब जो अपराध विचार का विषय होगा, बड़ा लोकप्रिय अपराध है, इसके बारे में सब कुछ जानते ही हैं। इसलिए यह अपराध कब घटित होगा इस पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है कि कब यह अपराध कॉन्स्टिट्यूट हुआ माना जाएगा, किसके द्वारा, तो सीधे इसमें एक विशेषता यह दिखाई देती, जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो हमारे ध्यान में होनी चाहिए। उसने सबसे पहली बात क्या कह दी, आप देखें तो उसने सबसे पहली बात कही, यदि कोई पुरुष, बात खत्म हो गई। अब तक हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ, ठीक है, कैसा है, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रलिटी लिए हुए है। अब तक कहता जो कोई, लेकिन यहां जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं दिखती। उसने सीधी बात कर दी, जो कोई पुरुष, मीनिंग देयर बाय दिस ऑफेंस कांट बी कमिटेड बाय द लेडी, क्योंकि सीधे प्रतिबंध विधायिका का है। कहता जो कोई पुरुष, कुछ मूर्ख जिनकी रुचि विषय में नहीं होती, रुचि तो किसी और में है, लेकिन खुद को विद्वान और दूसरों को शर्मिंदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा करते हैं कि साहब जो है ये ऑफेंस, रेप, ये स्त्रियों द्वारा क्यों नहीं हो सकता, और फिर वो कई पिक्चरों के उदाहरण और कई सामाजिक घटनाओं के उदाहरण देते हैं। तो आपको हमने कई बार कहा है कि कानून घटनाओं के आधार पर नहीं बनता। जब कोई बुराई सोसाइटी में इतनी ज्यादा हो जाती है, आप भी घर पे एक आध बार कितनी भी बड़ी गलती कर दो, क्षमा कर दिए जाते हो, कुछ भी कर दो, ठीक है, यही कहा जाता है कि चलो हटाओ, पहली गलती है, छोड़ो। जब आपका स्वभाव वो गलती बनती है तब पिटाई शुरू होती है। घर पे भी इतनी आसानी से दंड देने का निर्णय नहीं होता है। दंड देने का निर्णय कठोर निर्णय है, और इसे आसानी से कभी नहीं लिया जाता। इसलिए जब तक घटनाएं इतनी अधिक ना हो जाएं कि लगने लगे कि नहीं अब तो सोसाइटी को नुकसान होगा, फिर चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा, उसके संबंध में कानून निर्माण होगा। जैसे लिव इन, यहां तो यह समस्या कम है। जरा चले जाइए मेट्रोज में, बेंगलोर, विशेषकर बेंगलोर, ठीक है, वहां इसे समस्या मानने के कारण आप थोड़े पिछड़े हुए माने जा सकते हैं, ठीक है, तब लेजिस्लेचर फिर चुप नहीं रह सकती है। तो यूसीसी जो लाए हैं उत्तराखंड में, उसमें लिव इन के बारे में प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो जब समस्या बढ़ेगी, और वो भी यूसीसी सिविल लॉ है, क्रिमिनल अभी भी नहीं, ठीक है, क्रिमिनल अभी भी नहीं है, ठीक है, मीनिंग देयर बाय 498 ए नहीं लिख सकती, जो पूर्व की 498 है, जो कितनी हो गई, शायद 85 हो गई है, 85।
ठीक है, वो अभी भी नहीं लिखेगी क्योंकि वो विवाहित महिला, उसके उत्पीड़न की बात करती है। तो इसलिए जब तक घटनाएं इतनी अधिक ना हो जाएं कि सोसाइटी इसकी सुदृढ़ता और इसकी रक्षा खतरे में आ जाए, तब तक आपराधिक विधि स्थिति का संज्ञान नहीं लेती है। और अभी कम से कम इस विशेष ऑफेंस के संदर्भों में दुनिया में हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति नहीं है कि इसका संज्ञान विधिक जगत ले और इसे जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रल ऑफेंस बनाए। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। आगे क्या होगा हम नहीं बता सकते। और आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये इम्पॉसिबल और असंभव है कि ये ऑफेंस होने के लिए आवश्यक मना स्थिति और आवश्यक शारीरिक दशा, ठीक है, डराकर धमकाकर बनाई जा सके किसी पुरुष की, स्त्री की हो सकती है। ठीक है, दैट इज व्हाई हम, ठीक है, इस बात पर पूरी तरह यानी निश्चित कि शायद ये ऑफेंस न्यूट्रली जेंडर, ठीक है, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल कभी नहीं बनेगा। फिलहाल जो स्थिति है वो तो यही है, कहता जो कोई पुरुष, यानी ये ऑफेंस सिर्फ पुरुष के द्वारा किया जा सकता है। कब कब ये ऑफेंस हुआ माना जाएगा, इस संबंध में का, खा, गा, घा, ठीक है, इनमें वर्णन दिया हुआ है और वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो कि आपकी समझ में ना आए। डिस्क्रिप्शन है, सीधे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और वो कन्वेंशनल सेंस में जो रेप समझा जाता रहा उससे आगे की बात है। अब यहां फिर दिखाई देता है कि सोसाइटी जैसे जैसे अपने को परिवर्तित करेगी, क्रिमिनल लॉ अपने स्वरूप को परिवर्तित करेगा। का, खा, गा, घा खंड में जो कुछ लिखा है, ये सारी स्थितियां इंटरनेट क्रांति के बाद की है, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि तलवार वो तो न्यूट्रल है, वो किसके हाथ में है इससे प्रभाव और परिणाम पैदा होते हैं। इंटरनेट तो अजस्र ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। अभी तो कल हमें कहीं जाना था बर्थडे में, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि 1 साल के बच्चे को क्या दिया जाए। एआई पे डाला कि 1 साल के बच्चे को बर्थडे गिफ्ट क्या दिया जाए, तो मार खोल के रख दिया कि ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, ठीक है। ये भी उपयोग है। आप कुछ भी डालो, फट से वो बताता है कि ये ऐसे थे। एक नया टर्म हमने सुना, नार्सिसिस्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट व्यक्तियों की एक श्रेणी है और नार्सिसिस्ट के संबंध में जो मेडिकल ओपिनियन है वो ये कि अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो आप उसके साथ मत रहिए, अगर आप भावुक व्यक्ति हैं तो, अदरवाइज आप पागल हो जाएंगे। तो हमें जानने की इच्छा हुई कि आखिर नार्सिसिस्ट में कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो हमने जैसे उसे डाला वैसे तो मार लिख के दिया कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ये बड़े नाटकबाज होते हैं, इनके दोहरे व्यक्तित्व होते हैं, ये आपके साथ बेहद कठोर, अगर आपके अपने हैं तो आपके साथ बेहद कठोर और समाज में बड़ी अच्छी बात करेंगे। ये सिर्फ अपनी तारीफें करते हैं, ठीक है, आपके कुछ नहीं सुनते। ऐसे करके तो बहुत सारी विशेषताएं बताई। तो इंटरनेट अजस्र ज्ञान का स्रोत है,
ठीक है, आप कुछ भी मिनटों में टिप्स पर है सारी चीज। ठीक है, पहले तो डिक्शनरी उठाइए, ये करिए वो करिए, कुछ नहीं करना है। वही मोदी जी जो कहते हैं कि लाखों रुपए अब आपकी जेब में है, बस आपका मोबाइल आपके पास है, बात खत्म हो गई। सारी किताबें मोबाइल में है, आपने दबाया सब सामने 2 मिनट के अंदर। इससे ज्यादा बेहतर सुविधाएं और क्या हो सकती है। तो साहब इंटरनेट का उपयोग फिर सभी ने किया। तो आज से 10-20 साल पहले तक, यानी 2013 से पूर्व तक कन्वेंशनल सेंस में जो रेप समझा जाता था, सिर्फ उसी को रेप मानते थे। लेकिन इंटरनेट की जो क्रांति है, इसने कुछ लोगों को इस हद तक मानसिक रूप से विक्षिप्त कहें तो ज्यादा ठीक होगा, किया कि उस वर्णन को भी रेप में शामिल करना पड़ा जो 63 के का, खा, गा और घा खंड में लिखा है, उसे भी अब रेप में शामिल कर दिया है। मीनिंग देयर बाय कन्वेंशनल सेंस में जो रेप समझा जाता था वैसा न भी हो तो भी रेप संभव है। कचहरी में समझ में नहीं आता, अभी भी खड़े होकर कहते हैं कि साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं, जबकि सीधे उसमें लिखा होता है कि ये हुआ, और वो जो कुछ लिखा होता है कि ये हुआ वो रेप की डेफिनेशन में है। लेकिन चूंकि कभी आईपीसी खरीदी हो, खोल के देखी हो, ठीक है, तब तो बात बने। वो तो एलएलबी समय भी 22 खरीदे, उसके बाद 22 भी गए और पूरी जिंदगी कट गई। ठीक है, और आईपीसी कभी आप देखिए, कभी 20-20, 25-25 साल, 33 साल के प्रैक्टिशनर बड़े गर्व से आपको मेजर एक्ट दिखाएंगे, मेजर एक्ट की हमारे पास मेजर एक्ट है, जबकि यहां एक मेजर एक्ट रखा, एक पुराना वाला मेजर एक्ट यहां रखा, एक पुराना और नया नीचे रखा, एक पुराना और नया कचहरी में रखा। इतने मेजर एक्ट हमें चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, तो मिनट पर चाहिए। इतने मेजर एक्ट हमने खरीद रखे, ठीक है, लेकिन है तो अभी भी वही कह रहे हैं। तो रेप क्या है, इसे बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कौन कर सकता? पुरुष केवल, ठीक है, बाकी कोई नहीं करेगा। किस आयु का पुरुष करेगा इस संबंध में भी नहीं लिखा है, इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। इंग्लैंड में अवधारणा रही है कि द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द 14 years of age or who is below than 14 years of age, he cannot commit the rape. But ठीक है, इन इंडिया ये आइडिया कभी भी आपराधिक विधि का हिस्सा नहीं रहा। यहां हमेशा क्रिमिनल लायबिलिटी 7 साल के बच्चे तक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के रूप में प्राप्त रही, और 7 से 12 मैच्योर मेंटेलिटी उस आधार पर देखी गई। इसके अलावा किसी भी अपराध के संबंध में किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं रही है। अपराधों के आधार पर कोई वर्गीकरण इस ढंग का नहीं हुआ है। तो जो कोई पुरुष 63 का, खा, गा, घा इनमें वर्णित काम करेगा, और किन परिस्थितियों में करेगा, ठीक है, इन 7 तरीके की परिस्थितियों में, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, उस महिला की सम्मति के बिना, उस महिला की सम्मति से जब उसकी सम्मति, यानी अगर सारे 7 डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ें, 7 डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है
कि दिस इज द ऑफेंस अगेंस्ट द कंसेंट। ठीक है, अगर एक लाइन में बोले तो इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द कंसेंट। जैसे प्रत्येक अपराध, चोरी के लिए क्या कहते हैं, ये कब्जे के विरुद्ध अपराध है। अपहरण व्यपहरण इसके लिए क्या कहते हैं, ये संरक्षक के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, जारता संबंधी जो अपराध थे पहले क्या कहते थे, ये पति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, प्रत्येक अपराध किसी एक चीज के विरुद्ध है। ठीक है ना। तो अगर उस आधार पर हम रेप को कैटेगराइज करें तो बात निकलती है कि यह सम्मति के विरुद्ध अपराध है। तो सवाल यह है कि सम्मति क्या होती है? क्या सम्मति समर्पण को कहें? ठीक है, क्या कंसेंट इज इक्विवेलेंट टू सरेंडर? ठीक है, और सरेंडर भी दो तरीके से, एक पॉजिटिव एक्ट से और एक निगेटिव एक्ट से। यानी हम कुछ कर नहीं रहे आपके विरोध में तो सरेंडर है, और दूसरा पॉजिटिव एक्ट से हमने आपके प्रति अपने को समर्पित कर दिया। और पॉजिटिव एक्ट से भी सरेंडर दो प्रेरणाओं से हो सकता है। एक वो प्रेरणा जो वैध है, ठीक है, यानी आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम प्रेरित हुए और आपके प्रति समर्पित हुए, और एक वो प्रेरणा जो अवैध है, जो डर से, लोभ से, लालच से पैदा होती है। हम लोग अनुच्छेद 25 शुरू करेंगे, देखेंगे। अब तो जैसे 21 खत्म होगा, 22, 1, 3, 4, 5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, फिर 23, 24 वो तो थोड़े थोड़े हैं। अनुच्छेद 25 आएगा, बात आएगी कि धर्मांतरण ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। धर्मांतरण सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ठीक से बोलना चाहिए तो फोर्स्ड कन्वर्जन ये सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। और फोर्स्ड कन्वर्जन किसी भी तरीके से हो सकता है। वो पैसों के लालच देकर कराए जा सकते हैं, वो मार डालने की धमकी देकर कराए जा सकते हैं, किसी भी ढंग से तरीका कोई हो। क्योंकि सेकुलरिज्म ये कहता है इन दैट स्टेट हु इज सेकुलर इन नेचर, ठीक है, विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, काहे कि अपने अंतःकरण के मुताबिक अपना जीवन चलाने की, और अपने अंतःकरण के मुताबिक जीवन चलाने की फैसिलिटी के अंतर्गत वो फैसिलिटी आती है जिसमें कोई हमें सेड्यूस ना करे, विलुब्ध ना करे। ठीक है, किसी भी ढंग से, किसी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को अपनाने के लिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, और ये हम नहीं कह रहे हैं। ये विभिन्न धर्मांतरण के विरोध में जो कानून बने, उनकी संवैधानिकता को जब चुनौती मिली तो स्वयं उच्चतम न्यायालय का यही वर्डिक्ट है। मेरा वर्डिक्ट ये नहीं है। जो यूं कहे मेरा वर्डिक्ट तो हमेशा से यही था, लेकिन मौका चूंकि इस वर्डिक्ट के उच्चतम न्यायालय से घोषित होने का तभी आया जबकि धर्मांतरण के विरोध में कानून बने। ठीक है, तो सवाल यह है कि सरेंडर अगर अवैध प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हो रहा है तो उसे सरेंडर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वैध साधनों से अगर समर्पण हासिल किया गया तो कंसेंट है, तब व्यक्ति की कंसेंट है। लेकिन अवैध प्रेरणा से अगर सरेंडर हासिल हुआ है
तो सरेंडर कराया गया है ये कहा जाएगा, सरेंडर किया गया है ये नहीं कहा जा सकता। और जो कुछ कराया गया वो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध है, व्यक्ति की सम्मति के विरुद्ध है, क्योंकि जो कुछ करवा लिया गया उसमें व्यक्ति की अपनी सम्मति और इच्छा ये हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ करा लिया गया उसमें अगर व्यक्ति की इच्छा और सम्मति देखी गई तो ये सम्मति शब्द जिस भाव स्थिति का द्योतक है उसी में अंतर विरोध ये पैदा हो जाएगा। सम्मति एक भाव स्थिति का द्योतक है और भाव स्थिति में बल प्रयोग किसी भी ढंग का इसको कोई स्थान मिल ही नहीं सकता। इसलिए सम्मति और समर्पण दो अलग बातें हैं। तो आप देखेंगे 7 स्थितियों में उसने कहा कि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, उस महिला की सम्मति के बिना, ठीक है। और फिर तीसरे में अगर सम्मति है भी तो इसे सम्मति नहीं कह सकते, ठीक है। और 7वां था, ठीक है, कहता है जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। 7वां संसूचित, भले ही है, भले ही है लेकिन संसूचित करने में असमर्थ है, तो कानून प्रज्यूम करेगा कि नहीं है, ठीक है। कानून यह प्रज्यूम करेगा, क्यों हम दंड विधि की बात कर रहे हैं और दंड विधि लोक कल्याण को देखेगी। जो संसूचित करने में असमर्थ है, संसूचित नया शब्द नहीं है हमारे लिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था और लगातार हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि संसूचित शब्द बड़ा अच्छा है। ये सूचित जैसा तो है लेकिन ये प्रभाव में सूचित जैसा नहीं है। सूचित करने के लिए किसी बाह्य कृत्य की जरूरत नहीं है। हमने आपको सूचित कर दिया, आप सूचित हो गए, बात खत्म हो गई। किसी ने जाना नहीं जाना, बात खत्म। संसूचित हमें इस प्रकार करना होगा आपको, यानी संसूचना अगर हम आपको देंगे तो हमें सूचना इस ढंग से देनी पड़ेगी कि यदि प्रमाण देने की जरूरत आ जाए तो वो ढंग जिससे हमने आपको सूचित किया अपनी सूचना के प्रमाण के तौर पर हम किसी के भी सामने प्रस्तुत कर पाए, तब ये कहा जाता है कि हमने संसूचना दी। आई हैव कम्युनिकेटेड माई प्रपोजल और माई कंसेंट टुवर्ड्स समबडी। तो संसूचना अलग बात है, सूचना अलग बात है। अब अगर लेडी संसूचित करने में असमर्थ है, मीनिंग देयर भाई, या तो बोलने की शक्ति चली गई है, ठीक है, या शारीरिक तौर पर इतना अधिक बीमार है कि न बोल सकती है, न हिल सकती है, न बस कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, यह भी हो सकता है। संसूचित करने में असमर्थ है, यह शब्द आ गया। तो जब संसूचित करने में असमर्थ है तो हम ये क्यों माने हैं कि सम्मति है? क्योंकि उस दशा में शायद ही भाई कोई हो जिसकी सम्मति हो सके, ठीक है। क्योंकि यहां जिस एक्ट की बात चल रही है वो एक्ट, ठीक है, ऐसी दशा जब आप सम्मति संसूचित करने में ही असमर्थ हों। अब तक दुनिया में किसी ने किया हो तो भाई किसी ने किया हो, हमें याद नहीं पड़ता मानव के इतिहास में। इसलिए कानून हमेशा सामान्य स्थिति को देखकर बनेगा। तो अगर संसूचित करने में असमर्थ है तो भले ही हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि संसूचित तो होगा ही नहीं। साबित करने की बात आएगी तो होगा कैसे? इसलिए सीधी बात संसूचित कर। और अगर हमने कहीं यहां पर थोड़ी लीनियंसी दिखा दी तो जो संसूचित करने में असमर्थ है उनकी दुर्दशा होने की संभावना बढ़ जाएगी।
क्योंकि फिर तर्क यही आएगा कि सम्मति थी। ठीक है, इसलिए लेजिस्लेचर ने बड़ी सावधानी के साथ यहां लिख दिया कि वह महिला संसूचित करने में असमर्थ है और उस महिला की सम्मति का कोई अर्थ ही नहीं यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की। और इसीलिए हमने देखेंगे यहां पर लेजिस्लेचर ने वो जो सम्मति देने के संबंध में 12 वर्ष की आयु रखी गई थी, जो पहले कहां थी आईपीसी में सेक्शन 90 में, और अब कितने में? सम्मति देने में समर्थ कौन है? ठीक है, पहले 90 में थी, कहता था 12 वर्ष की आयु का व्यक्ति, ठीक है, जिसने अपनी सम्मति क्षति, लोभ और आदि आदि के परिणाम स्वरूप नहीं दी, उसकी कंसेंट वैलिड मानी जाएगी यदि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो तो। ठीक है, और अब 18 कर दी है उन्होंने। रेप के संबंध में पहले भी वो सेक्शन लागू नहीं होता था, तो आज भी, ठीक है, सेक्शन 90 की जगह कौन सा सेक्शन आया? 29, ये 30। कहां 30 कहां है भाई? आप लोगों को देखना भी नहीं आता। हाँ 28 है, इतना भी देखना नहीं आता। तो ये 28 सेक्शन यहां लागू नहीं होगा। यहां सम्मति देने के लिए किसको समर्थ माना? 18 वर्ष। अगर महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहमति। और यहां खूब समझ लें, क्रिमिनल लॉ कठोरता के साथ पढ़ा जाता है। 18 साल मतलब 18 साल, 18 साल में एक दिन भी कम तो 18 साल नहीं है, उसकी सम्मति का कोई अर्थ नहीं। ठीक है, उस महिला की सम्मति से जब ऐसी समझ देते समय विकृतता या मत्तता के कारण, ये मत्तता के कारण हमेशा से जुड़ा रहा, हमेशा पहले भी था और इसे होना ही चाहिए। ये सही है कि सामान्य तौर पर स्त्रियां शराब नहीं पीती हैं, लेकिन ये मिथक अब टूट रहे हैं। ठीक है, यह मत्तता के कारण है या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों दोनों को समझने में समर्थ है। मीनिंग देयर बाय इट में बी ए सरेंडर नॉट ए कंसेंट। समर्पण और सरेंडर फर्क है। ठीक है, सरेंडर और कंसेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सरेंडर इसे कंसेंट नहीं माना, और यह बात और क्लियर हो गई जब उसने स्पष्टीकरण 2 ये इनेक्ट किया। उसने कहा सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। स्पष्ट, ठीक है, स्वैच्छिक, दोनों बातें कहनी। और स्पष्टीकरण हमेशा धारा का है। धारा में जो शब्द हैं उन्हीं को स्पष्टीकरण से स्पष्ट किया जाएगा। यह हम सदैव कहते रहे कि अगर स्पष्टीकरण धारा में नहीं दिख रहा, यह धारा स्पष्टीकरण में नहीं दिख रही, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर यह मापदंड है। आप समझ लीजिए कि आपने धारा को गलत पढ़ लिया है, धारा आपको समझ में नहीं आई है। स्पष्टीकरण सीधे बात कह रहा है, कहता सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। जब महिला शब्दों से, अब यह नहीं उसने कहा कि केवल शब्दों से स्पष्ट, ठीक है, स्वैच्छिक सहमति, ठीक है, और सहमति की जो अभिव्यक्ति है, हमने कहा आपसे कि अभिव्यक्ति शब्दों से तो बहुत कम होती है, और शब्दों से जब आप खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते तभी आपको अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों की जरूरत पड़ती है। और जब आप अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम अपना लेते हैं तो आप महान हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि आपका विकास आगे की ओर जा चुका है, आपने ये समझ लिया है कि शब्द अभिव्यक्ति करने में समर्थ नहीं है। कम से कम उस लेवल से आगे चले गए आप। इसीलिए हर महान व्यक्ति आप देखेंगे शब्द से अभिव्यक्ति नहीं देता। ठीक है, कोई कवि होता है तो ठीक है, उसके जीने का जो ढंग है, उसके जीने का जो आधार है, वो तो हृदय होता है, अर्थात भाव होते हैं। ठीक है, और वो अपने आप भावों को जो अभिव्यक्ति देता है वो शब्दों से देता है, और शब्द दिमाग की उपज है। इसलिए दोनों के बीच कोई संगति नहीं होती है, और इसलिए आप देखेंगे कवि हमेशा असंतुष्ट आपको दिखेंगे। इसके विपरीत आप देखेंगे नाटक में ही सही, ठीक है, लेकिन जो भक्ति भाव में नाच उठते हैं वो ज्यादा ठीक आपको दिखाई देंगे। वो भी शब्दों से अपने भाव को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो गए। ठीक है, शब्द नहीं है, शब्दों से तो अभिव्यक्ति वो संभव ही नहीं जो उन्हें अनुभव हो रहा है। ठीक है, तब वो नाच उठते हैं। हमने आपसे कई बार कहा, आप सुख में भी रोते हैं, आप दुख में भी रोते हैं। ठीक है, रोना कृतज्ञता, इसमें भी रोते हैं। जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ फील करते हैं तो भी रोते हैं। रोना, इसके माध्यम से अनेक भाव आप प्रकट करते हैं। और कब? जब शब्द आपका साथ छोड़ देता है, कृतज्ञता इतनी ज्यादा है कि शब्द से वो अभिव्यक्त हो ही नहीं सकती, तब आप रोते हैं। ठीक है ना? तो अभिव्यक्ति, इसके लिए शब्द जरूरी नहीं है, बल्कि यूं कहें कि शब्द से जो अभिव्यक्ति होती है, यह शब्द से जो कुछ अभिव्यक्त है वो बड़ा महत्वहीन है। जो कुछ महत्वपूर्ण है वो कभी शब्द से अभिव्यक्त नहीं होता। आप देखेंगे कोई, आप कहीं जाओ और कोई कहे स्वागत है स्वागत है, तो नाटक भी लगेगा। और अगर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे आपके जाते ही, तो कुछ कहने की जरूरत बचती ही नहीं, वो कुछ ना कहे। वो लिखते हैं ना कि नैनन ही जल सो पग धोए, ठीक है ना? तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो शब्द जिसको अभिव्यक्त करता है वो विषय वस्तु बड़ी महत्वहीन होती है। महत्वपूर्ण शब्द के बिना अभिव्यक्त होता है सदा और सर्वदा। ठीक है, शब्दों से कृष्ण ने जब तक अभिव्यक्ति दी है, कुछ नहीं हुआ अर्जुन को, और जब शब्द छोड़कर अभिव्यक्ति दी है तो तत्काल सब कुछ हुआ है। तो वही कह रहा है वो कि कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। जब महिला शब्दों से, संकेतों से या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, इच्छा, और पॉजिटिव शब्दों को पॉजिटिव अर्थों में ही लेंगे, ठीक है, और आगे फिर उसने अतिरिक्त सावधानी के तौर पर परंतु जोड़कर कहा, परंतु ऐसी महिला के बारे में, ठीक है, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है। क्यों? क्योंकि सरेंडर बहुत कारणों से हो सकते हैं, और प्रत्येक सरेंडर को आप एक वैध सरेंडर नहीं मान सकते। ठीक है, तो इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द कंसेंट which can be commit only by a male person. It is not a, ठीक है, neutral offense from the point of view of gender. ठीक है, कंसेंट यहां
सेक्शन 28 या धारा 90 आईपीसी की कंसेंट से भिन्न है। वहां 12 वर्ष का व्यक्ति कंसेंट देने के लिए सक्षम है, यहां 18 वर्ष। हां, कंसेंट की गुणवत्ता ये उसी स्तर की है जैसी 28 में या 90 में थी, वही गुणवत्ता यहां भी है। गुणवत्ता में कोई फर्क ये नहीं है, ठीक है। और कंसेंट और सरेंडर, इसके बीच अंतर किया गया है, ठीक है, इस ऑफेंस में। यहां सरेंडर को कंसेंट नहीं माना है, न निगेटिव न पॉजिटिव, ठीक है। कंसेंट सरेंडर नहीं है। और बाकी ये ऑफेंस कब घटित होता है, किन स्थितियों में घटित होता है, वे इतनी सुस्पष्ट और जानी पहचानी है कि उनके विषय में कुछ भी कहना आवश्यक नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है अपवाद एक्सेप्शन 1 और 2, ये सामाजिक आवश्यकता से रखे गए एक्सेप्शन है, इनको रखना ही पड़ेगा। उसने कहा कि किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्कार संगठित नहीं होता, क्योंकि का खा गा और घा 63 का 63 खा 63 गा 63 घा जिन स्थितियों की कल्पना करते हैं जो कि विदाउट कंसेंट या अगेंस्ट द विल होने की दशा में इस ऑफेंस को कमिट कर देंगे, ठीक है, वे स्थितियां मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान बन सकती हैं। और ऑफेंस हमेशा व्यक्ति का कल्याण है उसके विरुद्ध कृत्य होने के कारण ऑफेंस है। किसी भी ऑफेंस को ऑफेंस क्यों घोषित किया, तो किसी भी ऑफेंस को ऑफेंस घोषित करने का जो कारण है वो मात्र इतना ही है कि ऑफेंस के तौर पर तथ्यों के जिस समूह को ऑफेंस घोषित किया गया है, क्योंकि ऑफेंस भी अंततः क्या है, तथ्यों का समूह। इसके अलावा तो ऑफेंस कुछ नहीं, क्योंकि तथ्य एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है कि वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, मन या मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑफेंस के तौर पर क्या जो कोई इस आशय से, इस ज्ञान के साथ, तो ये क्या है, मन की स्थितियां जिनका भान दूसरे व्यक्तियों को है, क्यों है, आपके कामों के कारण, क्योंकि आपने वैसे काम किए हैं जिससे पता लग रहा है कि आपका आशय अमुक आशय के अतिरिक्त अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। गाल पे पूरी ताकत से हाथ ही जाने दिया तो थप्पड़ मारने के, चोट पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थप्पड़ मारने के अलावा अन्य कोई आशय हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका जो ओवर्ट एक्ट है वो सूचना देता है काहे की, आशय की। इसलिए ऑफेंस के तौर पर जिस तथ्य स्थिति की कल्पना की गई है, ठीक है, वो तथ्य स्थिति व्यक्ति के कल्याण के विरुद्ध होने के कारण ऑफेंस मानी गई है, अन्यथा उसे ऑफेंस मानने का कोई कारण है नहीं। और जो मेडिकल प्रक्रियाएं हैं उन्हें मेडिकल प्रक्रिया कहते ही इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति के कल्याण के लिए है। काम दोनों में एक जैसा ही होगा, क्योंकि काम स्वयं में निरपेक्ष है, उसी प्रकार जैसे ईश्वर। चाकू तो चलेगा पेट पर, सर्जन चलाएगा तो जीवन बचेगा, कातिल चलाएगा तो जाएगा। चाकू और चाकू चलाने का कृत्य दोनों निरपेक्ष हैं, उसी प्रकार जैसे ईश्वर, ठीक है। मानव इस कृत्य को करेगा, जिसका प्रतिनिधि डॉक्टर है तो जीवन बचेगा, और दानव इस कृत्य को करेगा जिसका प्रतिनिधि हत्यारा है तो जीवन जाएगा।
कृत्य का कोई अर्थ नहीं होता, कृत्य का कोई धर्म नहीं होता, कृत्य तो निरपेक्ष। तो मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें भी वही सब कुछ होगा जो 63 का खागा और घा में वर्णित, लेकिन तब वो सब कुछ व्यक्ति के कल्याण को समर्पित होगा। दैट इज वाई इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस, इसलिए कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, आगे कहता है किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है। ठीक है, इस 18 हो गया है। अच्छा, तो 18 वर्ष से कम आयु की ना हो, 18 ही होना भी चाहिए था, नहीं तो इसका पास्को के साथ विरोध बना रहता। ठीक है, और ये लोक नीति पर आधारित शिक्षण है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का संबंध है, इसलिए इसको इस कृत्य से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आप देखें ये डेफिनेशन है इसकी, और शेष के विभिन्न रूप, गुरुतरकारी, प्रशमनकारी, और उसी अनुपात में इसमें दंड प्रोवाइड होगा। उस सबकी चर्चा कल कर लेंगे। देखें।